शामिल। पहले कॉलर राकेश भगवानी हमारे साथ एमपी से फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास ब्रिगेड इंटरप्राइजेस हैं 100 शेयर 160 के भाव से, और नेलकॉस्ट हैं 300 शेयर 40 के भाव से, और मैन इंडस्ट्री हैं 300 शेयर 60 के भाव से। इसमें ये जानना है कि इसको होल्ड करें कि इससे एग्जिट हो जाए। मेरा टर्म जो है मैडम 5 to 10 ईयर होल्ड कर सकता हूँ इसको। और आपने ब्रिगेड और मान इंडस्ट्रीज के अलावा तीसरा स्टॉक कौन सा बताया है? नेलकॉस्ट मैडम, नेलकॉस्ट। और इसमें बाइंग प्राइस क्या है आपका? 40 रुपीज मैडम। ठीक है, 40 की बाइंग है। तो मानस आप देखिए शानदार लेवल्स पर इन्होंने एंट्री ली है, और कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इनकी बाइंग है 150 की, ये स्टॉक 350 के आसपास कारोबार कर रहा है। मान इंडस्ट्रीज 100 रुपए के ऊपर है, 60 रुपए की एंट्री है। नेलकास्ट 40 की बाइंग 80 हो चुका है। ले मुनाफा क्या तीनों स्टॉक्स में रखे हैं अभी? देखिए पहले ब्रिगेड की बात करेंगे। पहली चीज जो रियल एस्टेट स्पेस है वो काफी बढ़िया बना हुआ है, वहां पर काफी इंटरेस्ट दिख रहा है, और मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी बाइंग इंटरेस्ट और देखने को मिलेगा। ब्रिगेड में अगर आप देखिए तो 300 रुपए का एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसके टारगेट करीब 400 रुपए 410 रुपए के आसपास आते हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस 280 के आसपास रखें और ब्रिगेड में बने रहें। मान इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, देखिए मान इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से अब 111 रुपए 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफी अच्छे खासे प्रॉफिट पे ये बने हुए हैं। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 95 रुपीज कर लें, जिससे इनका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट हो जाए। और उसके बाद हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो 138 से लेकर 140 तक के स्तर आपको मान इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे मुनाफे में आप हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस को आपको जरूर लगाना है। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, ये व्यू है मानस का, क्योंकि शानदार मुनाफा जो कि और बढ़ सकता है। अगले कॉलर साईराम है हमारे साथ सहारनपुर से। नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? कभी भी हो सकता। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है मानस। जो डिटेल्स इन्होंने दी हैं IRFC पर इनका सवाल है। 1000 शेयर्स 24 रुपए 60 पैसे के प्राइस पर इन्होंने खरीदा है, और एक ही ऐसा स्टॉक रहा है जो कि नीचे की तरफ 21 और ऊपर की तरफ 26-27 रुपए, इनके ऊपर जाता नहीं है। नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे स्टॉक के, लेकिन उसके बावजूद भी 26 के पार नहीं निकला मानस। ये इनके भाव से नीचे ये स्टॉक फिलहाल कर रहा है ट्रेड, क्या करना है इनको? देखिए काफी नया स्टॉक है, तो मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल होगा, लेकिन चार्ट्स को देख के एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर वीकनेस है। क्योंकि अगर आप देखिए तो एक सपोर्ट हुआ करता था 25-26 रुपए के आसपास, उसको ब्रेक कर दिया, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा, लेकिन अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23 रुपए का है। तो अपनी पोजीशन में 23 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि अगर 23 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको 21 रुपए के भाव वापस देखने को मिलेंगे। ऊपर की बात करें तो अब तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 24 रुपए 50 पैसे के ऊपर स्टॉक ट्रेड होने लगे, तब आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और उस केस में स्टॉक फिर से कोशिश करेगा कि 26 रुपए के लेवल्स को निकाल के 28-29 की तरफ जाए। तो फिलहाल बने रहिए, लेकिन 23 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। तो होल्ड कर लीजिए, 23 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। हालांकि अभी जो नतीजे आए थे वो बहुत ही शानदार आए थे IRFC के, जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर देखने को मिली थी। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीर्वाद है मुंबई से। आशीर्वाद जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो? मैडम नमस्कार जी, बोथ ऑफ यू। मैडम एक्चुअली आई बॉट NTPC 400 shares, actually 400 है, 600 shares है at the rate of 198.15 in 2008. Okay. And अभी एक है 2008 की आपकी बाइंग है? हाँ 2008 का है मैडम, आज का नहीं है। तो उस जमाने कह रहे थे कि अराउंड 5000 मेगावाट खरीदा आपने? कोल इंडिया इज ऑलमोस्ट 7 years बिफोर 262 350 और उस पे बाइंग 7 साल पहले की 262 हाँ रफली। तो अभी कह रहे हैं कि इट विल गिव अराउंड मल्टीपल रिटर्न्स इन 10 years 15 years कह रहे थे। 10 years 15 years जो भी रखा है अभी तक मल्टीपल नहीं दी। इवन आई डिडंट गॉट इवन माय प्रिंसिपल अमाउंट, फॉरगेट अबाउट योर डिविडेंड्स। सो लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म कहते हैं ना जनरली, मैं सोचा कि आई प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। ऐसे ही सोचा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में ऐसा है कि दाद देनी होगी, पर आपके पेशेंस की आपने
आपने 2007, 2008 के स्टॉक्स अब तक होल्ड किए हुए हैं और जो आपको काफी नुकसान दे रहे हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनीज, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट जब कोई करता है तो एक्सपेक्ट यही करता है कि थोड़ी प्रॉफिट्स उनको मिले। मानस, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आई एम श्योर आपके लिए इनको आंसर करना, कंसीडरिंग कि आप सोचिए 12 साल से ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा ये इन स्टॉक्स को दे चुके हैं और उसके बावजूद भी इनके बाइंग प्राइस से दोनों बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। फिर चाहे वो एनटीपीसी हो जहाँ 190 की बाइंग है, या कोल इंडिया हो जहाँ 260 प्लस की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा अब इनके लिए? देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि आपने जब स्टॉक खरीदा हो, आपने वहां पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिले तो वो स्टॉक कितने गिर रहे हैं, और जब रैली देखने को मिले तो वो स्टॉक कितने चल रहे हैं। तो हमेशा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए। और एनटीपीसी, कोल इंडिया दोनों ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अगर आप देखिए तो बहुत ही बड़े लेवल पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मैं नहीं समझता कि ये सही स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन एनटीपीसी में मैं समझता हूँ कि आप बने रह सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि ये 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 120, 125 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तब आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो 160 रुपए और उसके ऊपर 180 और 185 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो एनटीपीसी में तो मैं बिल्कुल बने रहने की सलाह देता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ बने रहा जा सकता है। इस बार स्टॉप लॉस रखना ना भूलें, 110 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन कोल इंडिया में मैं नहीं समझता कि सही निवेश है, सही स्टॉक है निवेश करने के लिए। मेरे हिसाब से कोल इंडिया से निकल जाए और उन सेक्टर, उन स्टॉक्स की तरफ देखें जो आउट परफॉर्मिंग है। इस टाइम के लिए मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि बैंकिंग स्पेस की तरफ देखें। प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ऐसे स्टॉक है जो आने वाले 12 से 15 मंथ में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि कोल इंडिया से निकल जाए और बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में निवेश करें। तो आशीर्वाद जी, आपको सजेशन मिला है मानस का। देखिए, आपका व्यू ठीक है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को हर 1 साल 2 साल में रिव्यू करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 10 साल का पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं, अगर अपने प्रिंसिपल अमाउंट को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करना है। और देखिए कितने लॉसेज हैं आपको, तो मानस का सजेशन यही है एनटीपीसी रख लीजिए, लेकिन जो स्टॉप लॉस आपको बताया गया उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए और कोल इंडिया से एग्जिट करके बैंक्स में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। जसमीत भाटिया हैं हमारे साथ फोन लाइन पर रामपुर से। भाटिया साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैंने बर्गर किंग लिया था, बताइए क्या? 186 में बर्गर किंग लिए थे, तो 186 में। ठीक है, हाँ ठीक जी, है, तो पूछ लेते हैं मानस से। हाँ बोलिए क्या जानना चाहती हैं? मतलब यही कि होल्ड कितनी देर कर सकते हैं इसको? ठीक है, पूछते हैं मानस से। बेसिकली आप जानना चाहती है कि रखना चाहिए या फिर नहीं बर्गर किंग, एक ऐसा स्टॉक जिसने लिस्टिंग के बाद लगातार अपर सर्किट छुए, फिर कुछ लोअर सर्किट लगते हुए भी दिखे और अब ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि हाल ही में आईसीआईसीआई की भी एक रिपोर्ट आई थी, 200 के टारगेट वो 1 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस स्टॉक में उन्होंने इनफैक्ट इनिशिएट किया था कवरेज बाय रेटिंग के साथ। मानस, इनके खरीदारी के भाव से तो नीचे है, 174 पर ट्रेड कर रहा है, बट रख लें इस स्टॉक को थोड़े समय के लिए, क्या सजेशन होगा आपका? आई थिंक इन्होंने दिसंबर के आसपास पोजीशन बनाई हुई होगी, क्योंकि उसी टाइम पे ये 186, 187 के भाव चल रहे थे। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, 130 के आसपास बॉटम बना। लेकिन अब अगर आप चार्ट पे देखेंगे दीपाली जी, तो यहाँ पर रिवर्सल के साइन है, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। बहुत लंबे समय का व्यू देना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के ये लगता है कि शायद ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 210 रुपए के आसपास है, आने वाले समय में वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसकी तैयारी बनी हुई है। मेरे हिसाब से 157 का स्टॉप लॉस रखिए और बर्गर किंग में बने रहिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है बर्गर किंग, आप रखिए स्टॉक को, स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए 157 के आसपास। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। विनीत कुमार सिंघल गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो, पूछिए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरा आरसीएस मैंने मैडम 1000 शेयर मेरे पास है 91 की एवरेजिंग में, और कई साल हो गए हैं। आपकी क्या राय बनती है कि क्या मैं इसमें उम्मीद है कि ये आगे तक चल पाएगा? क्योंकि एक बार मैं चूक कर गया हूँ, एक बार 100 तक गया, तब मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि शायद ये 115 तक जाएगा।
तो मैं उसको होल्ड करे रखा। अब ये क्या स्थिति आपके हिसाब से बनती है कि आरसीएफ ठीक को है, पूछ ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। मानस, इनफैक्ट फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने अगर जिनकी भी पुरानी इन्वेस्टमेंट है उनको नुकसान दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अब इन स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग हमने पिछले कुछ महीनों में इमर्ज होते हुए देखी है और इसीलिए इनके बाइंग प्राइस के आसपास अब ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या रख लेना चाहिए जब इतना समय ऑलरेडी दिया है आरसीएफ में, या कोई और व्यू रहेगा आपका? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि रखना चाहिए, क्योंकि देखिए फेब और मार्च में हमने आरसीएफ में बड़ी रैली देखी थी, 50 रुपए से 100 रुपए तक की रैली देखने को मिली। हालांकि उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। मेरा समझना ये है कि शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और यहाँ पर कम से कम 120 से 125 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। इसलिए आरसीएफ में बने रहने की सलाह रहेगी। 200 दिनों का मूविंग एवरेज 69 रुपीज है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, फेसबुक के जरिए कुछ क्वेरीज ले लेते हैं। महेश ने एक सवाल भेजा है प्राज इंडस्ट्रीज पर। मानस 65 स्टॉक से 365 की बाइंग है, तो इनके भाव के आसपास ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड, क्या करना चाहिए? देखिए बढ़िया रैली देखने को मिली, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि फिर से अब ये T2T में आने के बाद से यहाँ पर वॉल्यूम्स घट गए हैं, लेकिन फिर भी प्राइस पैटर्न जो बने हैं वो अभी भी बहुत पॉजिटिव दिखते हैं। मैं समझता हूँ कि 335 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। एक बार स्टॉक 380-85 के ऊपर निकलेगा तो आपको 420 से लेकर 430 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। फेसबुक के जरिए चिरायु अग्रवाल ने एक सवाल भेजा है टाटा केमिकल्स पर। 12 शेयर्स इनके पास टाटा केमिकल्स के, परचेजिंग प्राइस है इनका 733 का। होराइजन तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है मानस, बट क्या करना चाहिए? फिलहाल इनकी पोजीशन मुनाफे की है। जी देखिए बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। एक फ्लैग पैटर्न बना है जिसको लग रहा है कि स्टॉक अब बहुत ही जल्दी अपसाइड पे एक ब्रेकआउट देगा। और मेरा समझना ये है कि अगर 6 से 8 महीने का समय हो तो आपको टाटा केमिकल में करीब 910 से लेकर 930 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए टाटा केमिकल में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 722 रुपए के नीचे रखना है। तो होल्ड करने की सलाह है टाटा केमिकल्स, ये सजेशन है। मुकुंद है अब हमारे साथ फोन लाइन पर कोल्हापुर से। मुकुंद जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। टाटा कॉपी 170 के लिए है, 75 शेयर्स है, क्या करने का, होल्ड करने का क्या? आपका सर व्यू क्या है, कितने समय रख सकते हैं इस स्टॉक को? मैं 1 साल तक, 1 साल 2 साल तक लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। आपके लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ठीक है। मानस क्या करना चाहिए? 172 की इनकी खरीदारी है और जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें हमने बनते हुए देखा है वो अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स आना शुरू हुआ था, जब 100-110 के लेवल से इसने दौड़ लगाई थी। अब हाउसेस भी काफी बुलिश हैं इस स्टॉक पर, तो इनका व्यू भी साल भर प्लस का है, तो रखना चाहिए या कोई और सजेशन? देखिए लेटली हमने बहुत ही बढ़िया रैली देखी, यहाँ पर करीब 115-116 वाला प्राइस 190 के आसपास हो गया। लेकिन इस मूव में सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इस मूव में स्टॉक ने अपने 2018 के हाईस को ब्रीच कर दिया। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये एक ब्रेकआउट केस है। ये जो ब्रेकआउट हमने देखा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, इसके टारगेट करीब 280 से लेकर 300 की रेंज में आते हैं। तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले करीब 12 से 15 मंथ में। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ 150 का लेवल ध्यान रखिए, जब तक वो ब्रेक ना हो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। 150 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 300 रुपए के टारगेट सेट करिए आने वाले 12 से 15 मंथ के लिए। तो 12 से 15 महीने के व्यू के साथ डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है टाटा कॉफी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। मानस हैं हमारे साथ कनेक्टेड, आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हैं हमारे साथ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और कुछ और क्वेरीज अब लेते हैं फेसबुक ट्विटर से। इनफैक्ट अब क्वेश्चंस करते हैं पिक। रियाज ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, सेल 133 की बाएंगे, एक और स्टॉक है सुमितोमो केमिकल, यहाँ पर 370 की बाएंगे। मानस क्या सजेशन? देखिए सेल में बने रहने की सलाह रहेगी। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये सही है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है मेटल काउंटर्स में, लेकिन क्योंकि सेल लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। 119 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ वापस
स्टॉक अपने जो पिछले हाईज 145-50 के थे वो लेवल्स टेस्ट कर सकता है। और सुमितो केमिकल्स में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन बहुत ही बुलिश बना हुआ है। तो 400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, ऊपर की तरफ 475 480 की टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो 480 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुमितोमो केमिकल में होल्ड करने की सलाह है, सेल में बने रहिए। अभिषेक है हमारे साथ नोएडा से। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग CNBC आवाज टीम। मेरे पास यूफिक बायो के 100 शेयर्स हैं। यूफिक बायो 200 शेयर्स हैं मेरे पास 204 के लेवल पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इसको होल्ड करूँ या फिर क्या करूँ। और एक और मेरा सवाल है बैंक निफ्टी को लेकर। मैंने 37,000 का कॉल है, 225 शेयर्स है मेरे पास, 161 प्राइस पे अप्रॉक्स लिए हुए। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, काइंडली सजेस्ट। ठीक है, तो मानस गुफिक बायो यहाँ पर 204 की इनकी बाइंग है और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में 187 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि ये स्टॉक भी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, इसने अर्निंग्स भी इनफैक्ट इसके काफ़ी अच्छे रहे थे जो लास्ट क्वार्टर के कंपनी ने अनाउंस किए थे। मुनाफे में हमने 158-159% की ग्रोथ देखी थी। तो बताइए क्या सजेशन गुफिक बायो में। और दूसरा बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया हुआ है 37,000 की कॉल, क्या सजेशन रहेगा। देखिए पहले गुफिक बायो की अगर बात करें तो हमने मेरे ख्याल से अप्रैल और मई में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी थी। 100 रुपए से करीब 200-205 तक के हाईज बने। उसके बाद से स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन देखिए वो जो मूव था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि 2018 के हाईज ब्रेक हो गए जो कि 160 रुपए के आसपास थे। अब अगर हमें उसके टारगेट सेट करने होंगे तो वो आते हैं करीब 275 के आसपास। समय लगेगा शायद 8 से 10 मंथ का, लेकिन 275 तक के आप टारगेट बिल्कुल सेट करके चल सकते हैं। तो गुफिक बायो में बने रहने की सलाह रहेगी। 160 रुपए जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम इतनी है कि 35,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जिस तरह निफ्टी पे 15,900 रेजिस्टेंस है, वैसे ही बैंक निफ्टी पे 35,800 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब वो ब्रेक हो जाएगा तब तो आपको 37,200 तक के भाव देखने को बिल्कुल मिलेंगे। मेरी राय में चांस लेना चाहिए, क्योंकि जो अंडरटोन है बैंक निफ्टी और निफ्टी का वो बुलिश अभी भी बना हुआ है, इसलिए बने रहिए। और 34,500 के नीचे अपने स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ 35,800 के लेवल ब्रेक होंगे तो जरूर 37,200 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने, और उसी हिसाब से अभिषेक आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। पूनम ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। बॉम्बे डाइंग 5,000 शेयर्स है मानस, 97 की बाइंग है, 96 के आसपास क्लोज हुआ है। व्यू है इनका लॉन्ग टर्म का। देखिए अभी आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, 10% ऊपर स्टॉक था, वॉल्यूम देखने को मिले। और ये जो ब्रेकआउट है ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसके टारगेट करीब 125 से 130 रुपए तक आते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इनको 84 रुपीज के नीचे रखना है। पारितोष ने एक सवाल भेजा है नागपुर से। जुबिलेंट इंग्रीविया 568 की इनकी बाइंग है, 700 शेयर्स हैं लगभग, क्या करना है। दिवाली जी देखिए अभी करीब 4-5 हफ्ते से देखिए तो स्टॉक में जो जिस तरह का बाइंग देखने को मिल रहा था वो थोड़ा सा हॉल्ट हो गया है, लेकिन अंडरटोन अभी भी बुलिश बना हुआ है। कंसोलिडेशन का दौर है। कंसोलिडेशन के बाद मैं समझता हूँ कि वापस हमें 600 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अगर 600 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 720-730 के नेक्स्ट टारगेट आते हैं। तो स्टॉक में बिल्कुल बने रहा जा सकता है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 500 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए, ऊपर की तरफ 700 के टारगेट सेट करिए। ओके, मनन चंदोक ने एक फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। 2 स्टॉक से मानस इनके पास। BEML 1100 रुपए की खरीदारी है। द्वारिकेश शुगर 68 रुपीज की बाइंग है। व्यू है इनका शॉर्ट टर्म का, तो उस हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस सजेस्ट कीजिए। देखिए BEML की जहां तक बात है, यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, लेकिन अब ये कोशिश कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के लिए। तो अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं और आप इसको स्टॉप लॉस रखना है 1285 का। 1285 के नीचे जाए तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाएं, अदरवाइज होल्ड करें। कंसोलिडेशन के बाद जब रैली देखने को मिलेगी तो 415
से 425 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और द्वारकेश में तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सेक्टर लाइमलाइट में है। द्वारकेश ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिया हुआ है। पैटर्न को देख के लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप 95 के टारगेट सेट करके चल सकते हैं और बने रहिए 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो दोनों ही पोजीशंस पर सजेशन मानस ने दिया है आपको। विनय, कुछ और क्वेरीज भी इनफैक्ट हमें मिली हैं। विनय का भी क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट शो में शामिल करेंगे उन क्वेश्चंस को, क्योंकि शो को समेटने का वक्त हो गया है। तो कल जब हम कल का बाजार लेकर आएंगे तो इन क्वेरीज को जरूर शामिल करेंगे। माफी चाहेंगे आज के लिए। मानस, शुक्रिया आपका, आप शो में आए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात की गई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस दी हुई हो सकती है, तो उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल किसी भी स्टॉक में पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका इन सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।